हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद सो। फ्रेंड्स, आज हम डिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका रिमिटेंस प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि रिमिटेंस के लिए जो ट्रेडिशनल तरीका यूज किया जाता था वो ज़्यादातर चेक वगैरह यूज किया जाता था। उसमें हमने बैंकर्स चेक के बारे में भी देखा था और बैंक ड्राफ्ट के बारे में भी वेरियस फीचर्स देखे थे हमने फ्रेंड्स। ओके, अब इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने जा रहे हैं कि जो डिजिटल तरीका है रेमिटेंस करने का, उसमें नेफ्ट क्या है और नेफ्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे चार्जेज लगाए जाते हैं, कैसे कैसे इवॉल्व, वो सारी बातें हमने जाननी है। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आरटीजीएस के बारे में भी पढ़ेंगे और सीटीएस वगैरह के बारे में भी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है आपका वो डिजिटल बैंकिंग ही है। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो रिटेल बैंकिंग में आप डिजिटल बैंकिंग करंटली पढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि डिजिटल बैंकिंग 60% रिटेल बैंकिंग में ही आपकी कवर हो जा रही है। देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं और अब देखिए नेफ्ट, आरटीजीएस और इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स कि नेफ्ट और आरटीजीएस क्या होता है। नेफ्ट के बारे में ही इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम नेफ्ट के बारे में देखेंगे और अगला लेक्चर भी फ्रेंड्स नेफ्ट पर ही बेस्ड होगा, जिसमें हम नेफ्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पर चर्चा होनी है। तो जनरल बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है फ्रेंड्स, वही नेफ्ट है आपका। नेफ्ट का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, जिसे नेफ्ट कहते हैं। तो आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक जो फंड ट्रांसफर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, वो क्या है, किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? नेफ्ट के नाम से जाना जाता है। अब नेफ्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दो उद्देश्य हैं नेफ्ट को लाने के। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नेफ्ट लाने के पीछे क्या टारगेट था, क्या उद्देश्य था? तो टू इस्टेब्लिश इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू फैसिलिटेट एन इफिशियंट, सिक्योर, इकोनॉमिकल, रिलायबल एंड एक्सपीडियस सिस्टम फॉर फंड ट्रांसफर एंड क्लियरिंग इन बैंकिंग सेक्टर थ्रू इंडिया। ठीक है, तो पूरे देश में फंड को एक जगह से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में ट्रांसफर करने के लिए एक सिस्टम लाने की जरूरत थी, जिसके लिए नेफ्ट को लाया गया है। और नेफ्ट सिस्टम जो है ऐसा होना चाहिए था जो कि इफिशियंट हो, सिक्योर हो, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए और तेज भी होना चाहिए, है ना। इफिशियंट हो मतलब तेजी से प्रोसेस कर सके, सिक्योर हो, हैकिंग वगैरह ना पॉसिबल हो, पैसा जहाँ से जहाँ जाना चाहिए वहीं जाए, इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा खर्चीला ना हो, कस्टमर के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, रिलायबल हो, आप विश्वास कर सके कि हाँ मैंने पैसा भेजा है जहाँ पर उसी कस्टमर को जाएगा, एक्सपीडियस मतलब जो है तो तेजी के साथ काम होगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट थी ताकि जो है फंड का ट्रांसफर किया जा सके और क्लियरिंग की जा सके बैंकिंग सेक्टर में थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, तो पहला टारगेट ये था कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाना है जो कि सिक्योर हो, इफिशियंट हो, इकोनॉमिकल हो, और दूसरा टू रिलीव द स्ट्रेस ऑन एग्जिस्टिंग पेपर बेस्ड फंड ट्रांसफर एंड क्लियरिंग सिस्टम। तो जो चेक वगैरह की क्लियरिंग होती थी फ्रेंड्स, उस पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया था, क्योंकि पहले कस्टमर कम चेक यूज करते थे, धीरे धीरे ज़्यादातर कस्टमर ने चेक जब यूज करनी शुरू कर दी, तो जो ये पेपर बेस्ड जो है क्लियरिंग सिस्टम था, फंड ट्रांसफर का क्लियरिंग सिस्टम था, जो वो उस पर बहुत ज़्यादा दबाव था। उस स्ट्रेस को, उस दबाव को भी कम करने की कोशिश की गई थी। नेफ्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव यही था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेफ्ट लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि जो पेपर बेस्ड जो है फंड ट्रांसफर सिस्टम है, उस पर जो दबाव है, स्ट्रेस है, उसको कम करना चाहते हैं। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश थी जो कि इफिशियंट, सिक्योर और इकोनॉमिकल हो, ताकि पूरे देश के बैंकिंग सेक्टर में फंड को आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। उसके बाद फ्रेंड्स, अब देखिए नेफ्ट सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कई सारी बातें ऐसी होंगी। देखिए, नेफ्ट के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें जानते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम बहुत जानते हैं, कुछ बातें ऐसी होंगी जो नई होंगी, जिनको हम नहीं जानते हैं, तो लेकिन हमें पढ़नी सारी हैं यहाँ पर। नेफ्ट सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, नेफ्ट इज ए नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग 1-to-1 फंड ट्रांसफर। तो देखिए, ध्यान रखेंगे कि जो नेफ्ट है ये नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है, मतलब पूरे देश में पेमेंट सिस्टम को हैंडल करता है। मतलब एक जगह दूसरी जगह फंड ट्रांसफर होता है और 1-to-1 फंड ट्रांसफर होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह 1-to-1 फंड ट्रांसफर होता है। 1-to-many वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, यानी एक कस्टमर के अकाउंट से दूसरे कस्टमर के अकाउंट में एक बार में पैसा जाता है, फिर दूसरे कस्टमर के अकाउंट से दूसरे कस्टमर के अकाउंट में एक बार में पैसा जाता है। 1-to-1 फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है नेफ्ट, आपका नेशन वाइड होता है। अंडर दिस स्कीम, अब इस स्कीम के तहत कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी फर्म, कोई भी कारपोरेट कैन इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल फर्म या कारपोरेट। तो मतलब कहने का कि एक ब्रांच इधर हो गई, एक ब्रांच यहाँ पर हो गई, इसमें भी कोई इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे कारपोरेट हो,
इधर में कोई इंडिविजुअल हो, कारपोरेट हो या फर्म हो, अगर एक दूसरे के पास फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो किसी भी ब्रांच से किसी दूसरी ब्रांच के इंडिविजुअल को पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है नेफ्ट के थ्रू, बशर्ते कि जो है वो बैंक की ब्रांचें जो है नेफ्ट में पार्टिसिपेट कर रही हों, ये बात जरूरी होती है। तो अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल, फर्म या कारपोरेट इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं एनी बैंक ब्रांच, किसी भी बैंक की ब्रांच से किसी दूसरे इंडिविजुअल को, किसी दूसरे फर्म को, किसी दूसरे कारपोरेट को, हैविंग एन अकाउंट विथ एनी अदर बैंक ब्रांच, है ना, किसी दूसरी ब्रांच के साथ जिसका अकाउंट है उसको भेज सकते हैं, जो कि मतलब बस ये है कि जो ब्रांच हो, बैंक हो, वो जो है आपका पार्टिसिपेट कर रहा हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो पार्टिसिपेट कर रहा हो नेफ्ट सिस्टम में। अगर नेफ्ट सिस्टम में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। अब एक और बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि नेफ्ट होने के लिए जहाँ पर पैसे जाने हैं, जिसके पास पैसे जाने हैं उसके पास अकाउंट होना जरूरी है। यानी जो रिमिट कर रहा है उसके पास खाता ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन पैसे जिसको रिसीव होने उसके पास अकाउंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये बात हम ध्यान रखेंगे, आगे और हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नेफ्ट में जो है DNS का यूज किया जाता है, डेफर्ड नेट सेटलमेंट का यूज किया जाता है। नेफ्ट ऑपरेट ऑन DNS, डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस विच सेटल ट्रांजेक्शन इन बैचेज। तो ये क्या करता है, डेफर कर देता है, मतलब थोड़ी देर के लिए टाल देता है, नेट करता है, सारे एक साथ इकट्ठा करता है, फिर सेटलमेंट होता है। तो डेफर्ड का मतलब थोड़ी देर के लिए चीज़ों को टाल देना, नेट का मतलब एक साथ इकट्ठा करना और फिर सेटलमेंट करना। तो DNS कॉन्सेप्ट पर काम करता है नेफ्ट। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि नेफ्ट जो है DNS पर काम करता है, RNS पर काम करता है, PNS पर काम करता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये DNS पर काम करता है और इसमें जो ट्रांजेक्शन होती है वो बैचेज में सेटल होती है। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर, मान लेते हैं जैसे 12:01 हुआ, तब किसी कस्टमर ने नेफ्ट की, फिर 12:03 पर किसी कस्टमर ने ट्रांजेक्शन की, मतलब नेफ्ट की, फिर 12:05 पर नेफ्ट हुई, इसी तरीके से नेफ्ट होती जा रही है। तो ये क्या करेगा, तुरंत ही पैसे को दूसरे कस्टमर के अकाउंट में नहीं भेजता, ये क्या करेगा, इसको डेफर कर देगा, रोक देगा और फिर सारा एक साथ आधे घंटे के अंदर में जितना भी पैसा, 30 मिनट का एक बैच चलता है फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के 30 मिनट के 48 बैच चलते हैं। पहला बैच रात के 12:30 पर स्टार्ट होता है और आखिरी बैच जो है रात के 12 बजे खत्म होता है जाकर के। तो क्या होगा कि मतलब ये सारे पैसे एक साथ इकट्ठा होंगे, डेफर कर दिया, रोक दिया उसने, अभी नहीं भेजा तुरंत ही, फिर नेट सारा पूरा इकट्ठा होगा, फिर जितने पैसे बनेंगे वो एक साथ जो है दूसरी जगह पर एक बैच में ट्रांसफर होते हैं। तो यही है डेफर्ड नेट सेटलमेंट का मतलब, कि पैसे को जो है तुरंत ही ना भेज करके नेट सेटलमेंट किया जाता है। इसमें बैच बनाए जाते हैं और बैचेज के आधार पर सेटलमेंट किया जाता है। उसी जगह RTGS यहीं पर अगर जिक्र कर दूं मैं, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, रियल टाइम में ही तुरंत सेटलमेंट, रियल टाइम में मतलब 12:01 पर पैसे भेजे, 12:01 पर पैसे पहुंचे, तो ये रियल टाइम में होता है। लेकिन नेफ्ट ऐसा नहीं होता, नेफ्ट में जो है आपका डेफर्ड नेट सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट भी होता है। यहाँ पर पैसा पहले इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद में नेट सेटलमेंट किया जाता है। फॉर बीइंग पार्ट ऑफ नेफ्ट फंड ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नेटवर्क, ब्रांच हैज टू बी नेफ्ट इनेबल्ड। अब किसी भी ब्रांच को अगर नेफ्ट का फंड ट्रांसफर करना है या रिसीव करना है तो उसे नेफ्ट इनेबल्ड होना चाहिए उस ब्रांच को। ध्यान रखेंगे, अगर कोई ब्रांच या बैंक जो है नेफ्ट इनेबल्ड नहीं है तो वहां पर नेफ्ट ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती है। इंडिविजुअल हो गए, फर्म हो गए, कारपोरेट मेंटेनिंग अकाउंट विद बैंक विथ अ बैंक ब्रांच कैन ट्रांसफर फंड यूजिंग नेफ्ट। तो कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे फर्म हो, चाहे कोई कारपोरेट हो, जो बैंक के साथ में, बैंक की ब्रांच के साथ में अकाउंट मेंटेन करता है, वो फंड को ट्रांसफर कर सकता है नेफ्ट के थ्रू। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा कस्टमर भी आएगा जिसके पास में अकाउंट ना हो, इवन सच इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव ए बैंक अकाउंट। ऐसे कस्टमर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, तो वॉक इन कस्टमर बोलते हैं। कई बार ऐसे कस्टमर भी आपके पास आएंगे जिनके पास खाता नहीं होगा लेकिन वो नेफ्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे कस्टमर को पहली बात हम वॉक इन कस्टमर कहते हैं। तो दे कैन आल्सो डिपॉजिट कैश, ये कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एट नेफ्ट इनेबल्ड ब्रांच व्हिच विथ इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर फंड यूजिंग नेफ्ट। तो अगर कोई कस्टमर के पास में अकाउंट नहीं है तो उसे वॉक इन कस्टमर कहेंगे और वो पैसा डिपॉजिट कर देगा। 50,000 रुपये से कम की लिमिट होती है कि 50,000 रुपये से कम वो डिपॉजिट करेगा। 40,000 रुपये उसने काउंटर पर जमा किए और आपको इंस्ट्रक्शन दे दी कि इस अकाउंट में नेफ्ट कर दीजिए, तो हम उसे नेफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर मतलब इसमें रेमिटेंस तो होता है लेकिन रिस्ट्रिक्शन होती है कि लेस देन 50,000 रुपये ही की ट्रांजैक्शन हो सकती है। मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन वॉक इन कस्टमर कर सकता है फ्रेंड्स वो 50,000 रुपये से कम की ही कर सकता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आपकी ब्रांच में एक कस्टमर आता है जिसके पास अकाउंट नहीं है लेकिन वो नेफ्ट करना चाहता है, तो क्या वो नेफ्ट कर सकता है? तो बिल्कुल हम नेफ्ट कर सकते हैं, नेफ्ट अलाउ होती है, बशर्ते कि 50,000 रुपये से कम की ही नेफ्ट हो सकती है। ठीक है,
तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखने की जरूरत है कि वॉक इन कस्टमर जो है नेफ्ट कर सकते हैं। अब ऐसे कस्टमर को अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ती है, फुल डिटेल फर्निश करनी पड़ती है, जिसमें अपना कंप्लीट एड्रेस देगा, टेलीफोन नंबर देगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, सारी जानकारी हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि मान लीजिए नेफ्ट किसी वजह से फेल हो गई, पैसा अगर वापस आ गया तो उस कस्टमर को हम कैसे ढूंढेंगे? अगर उसका अकाउंट है तब तो ढूंढना आसान है, हमारे पास अकाउंट में डेटा होता है सारा। लेकिन अगर कोई कस्टमर ऐसे ही आ गया हमारे पास में और उसने अपना एड्रेस वगैरह नहीं दिया, मोबाइल नंबर वगैरह नहीं दिया, तो उसको कैसे ढूंढेंगे? अगर मान लीजिए उसका 40,000 रुपये नेफ्ट किए और वापस आ गए वो 40,000 रुपये, तो उसको ढूंढने के पर्पज से उस कस्टमर को पूरी डिटेल अपनी फर्निश करनी पड़ती है। 10 नेफ्ट 10 फैसिलिटेट ओरिजिनेटर आर रिमिटर। ध्यान रखेंगे कि जो पैसा भेजता है उसे ओरिजिनेटर कहते हैं फ्रेंड्स, ओके, या रिमिटर कहते हैं। ओरिजिनेटर या रिमिटर कहते हैं जो पैसा भेजता है। इनिशिएट फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन इवन विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट। तो कोई भी नेफ्ट जो है फैसिलिटी देती है कि जो ओरिजिनेटर है या रिमिटर है वो चाहे तो फंड ट्रांसफर कर सकता है बिना बैंक अकाउंट रखते हुए। अगर उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है, भेज सकता है। द रिमिटेंस थ्रू नेफ्ट आरटीजीएस इज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू एसएफएमएस। तो जैसे स्विफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया था फ्रेंड्स जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, वैसे ही एसएफएमएस स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम का यूज किया है नेफ्ट और आरटीजीएस में फंड को ट्रांसफर करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे कि नेफ्ट आरटीजीएस में रिमिटेंस जो है किस टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है? तो एसएफएमएस के थ्रू होता है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू होता है। कई बार इसका फ्रेंड्स जो है फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। अब इंडिविजुअल हो गई या फर्म हो गई या कॉर्पोरेट मेंटेनिंग अकाउंट विद बैंक ब्रांच कैन रिसीव फंड्स थ्रू नेफ्ट। अब देखिए ये बहुत ही जेनरिक सी बात कही जा रही है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, फर्म हो या कॉर्पोरेट हो, जिनके पास बैंक ब्रांच में अगर खाता होगा तो वो नेफ्ट के थ्रू पैसा रिसीव कर सकते हैं। बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है। भेज भी सकते हैं कॉर्पोरेट इंडिविजुअल और चाहे तो रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक बात आपको कही थी कि अकाउंट होना जरूरी है, जिसको रिसीव करना है उसके पास अकाउंट होना जरूरी है। जो भेज रहा है वो वॉक इन कस्टमर भी हो सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके पास अकाउंट हो। मैंने ये बात आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद में नेफ्ट सिस्टम जो है वो हमारे देश में फ्रेंड्स वन वे क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर भी अलाउ करता है, यानी इंडो नेपाल नेफ्ट के थ्रू। ध्यान रखिएगा, क्या नेफ्ट के थ्रू हम अमेरिका पैसा भेज सकते हैं? तो नहीं भेज सकते हैं। केवल एक देश है जहां पर हम नेफ्ट के थ्रू पैसा भेज सकते हैं, वो है इंडिया से नेपाल। एक और जो बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये वन वे ही अवेलेबल होता है, यानी सिर्फ इंडिया से नेपाल ही भेज सकते हैं। नेपाल से इंडिया पैसा भेजने के लिए नेफ्ट में कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेफ्ट पाकिस्तान गलती से मैंने कह दिया, तो नेफ्ट जो है हमेशा ध्यान रखेंगे हम कि ये वन वे क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर अवेलेबल करवाता है इंडिया से नेपाल। तो जो नोटिस करने वाली बात है, सिर्फ एक रास्ता यानी वन वे होता है। इंडिया से पैसा नेपाल जाना है, अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इंडिया से नेपाल ही जा सकता है, वन वे होता है। उधर से पैसा आने के लिए नेफ्ट के थ्रू नहीं आता। पैसा आता है, ऐसा नहीं कि नेपाल से पैसा नहीं आएगा या हम अमेरिका पैसा नहीं भेजते, लेकिन हम नेफ्ट का यूज नहीं करेंगे, उस जगह पर कोई और टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो इस फैसिलिटी क्या कहते हैं? इंडो नेपाल रिमिटेंस फैसिलिटी कहलाती है। ये जो नेफ्ट आपने की मतलब इंडिया से नेपाल जो पैसे आपने नेफ्ट के थ्रू भेजे, इसे इंडो नेपाल रिमिटेंस फैसिलिटी कहते हैं, इसे इंडो नेपाल फैसिलिटी कहते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे कि नेफ्ट में ना तो कोई मिनिमम लिमिट है ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होती है। नेफ्ट में पैसे भेजने के लिए मिनिमम भी कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं होती है। आप कितना भी पैसा भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात इंडो नेपाल रिमिटेंस के लिए भी लागू होती है। ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे नेपाल पैसा भेजना है तो मैं मिनिमम कितना भेज सकता हूं, तो कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम कितना भेज सकता हूं, तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको सिर्फ कैश जमा करके अगर आप भेजना चाहते हैं तो 50,000 रुपये से कम ही भेज सकते हैं। ये बात नेफ्ट में हमेशा लागू रहेगी। जो वॉक इन कस्टमर वाली कंडीशन हमने देखी नहीं थी, वॉक इन कस्टमर के लिए हमने क्या कंडीशन देखी थी? वॉक इन कस्टमर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये से कम ही भेज सकता है, 50,000 रुपये भी नहीं भेज सकता है। तो वो बात जो है हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजेक्शन इज लिमिटेड बिलो 50,000 पर फॉर कैश बेस्ड रेमिटेंस। तो अगर नगदी में आप जो है रेमिटेंस कर रहे हैं, कस्टमर ने ला करके काउंटर पे नगद जमा किया है, तो 50,000 रुपये से कम ही जो है नेफ्ट की जा सकती है, चाहे इंडिया में करनी हो और चाहे जो है इंडो नेपाल फैसिलिटी के तहत आपको करनी हो, उस केस में भी ये लिमिट लागू होती है। अगर जो है कैश के थ्रू नहीं करना है, अकाउंट से करना है, चेक के थ्रू करना है, तो उस केस में कोई मिनिमम या मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। नेफ्ट सिस्टम टेक एडवांटेज ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम इन बैंक। जो बैंकों में CBS होता है फ्रेंड्स, आपका कोर बैंकिंग सिस्टम होता है, उसका नेफ्ट जो है अच्छे से यूज करता
है, क्योंकि हम नेफ्ट उसी के थ्रू ही इनिशिएट करते हैं। अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कैसे नेफ्ट कैसे ब्रांच शुरू करती है, कैसे कैसे किस किस स्टेशन से होते हुए फाइनली दूसरे कस्टमर के अकाउंट में जाता है, वो सारे स्टेप्स हमें यहाँ पर देखने हैं, लेकिन वो अगले लेक्चर में अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। ओके, तो अकॉर्डिंगली द सेटलमेंट ऑफ फंड बिटवीन ओरिजिनेटिंग and receiving bank takes place centrally at Mumbai, whereas the branches participating NEFT can be located anywhere across the length and breadth of the country। तो कहने मतलब ये है कि एक ओरिजिनेटिंग बैंक हो गया, एक रिसीविंग बैंक हो गया, उनके बीच में जो फंड का ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स वो सेंट्रली मुंबई में होता है, आरबीआई मुंबई में होता है, ठीक है। ये जिसने भेजना है वो आरबीआई मुंबई भेजता है, फिर आरबीआई मुंबई फर्दर जो है रिसीवर बैंक को भेजता है जिसको पैसे दे रहे हैं। अब ब्रांच चाहे दुनिया मतलब भारत के किसी भी कोने में हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पैसे का जो सेटलमेंट होता है वो सेंट्रली जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नेफ्ट सेल है वहाँ पर होता है। अब एक छोटी सी समरी मैंने यहाँ पर बनाई हुई है फ्रेंड्स, जरा सा देख लीजिए। मिनिमम अमाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है नेफ्ट में, मैक्सिमम अमाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है। टोटल आधे घंटे के कितने बैचेज चलते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे 30-30 मिनट के 48 बैच बनते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए कुल 24 घंटे होते हैं और आधे आधे घंटे के अगर आप बैच बनाओगे तो कुल मिलाकर के हर घंटे में 2 बैच बनेंगे, तो 24 दूना 48 बैच आपके बन जाते हैं। पहला बैच जो स्टार्ट होता है वो रात के 12:30 बजे स्टार्ट होता है। तो यानी मान लीजिए जैसे मंडे है, मंडे को रात में 12:30, यानी जैसे ही मंडे शुरू हुआ रात के 12 बजे और 12 बजे से जैसे ही 12:30 हुआ, मंडे शुरू ही हुआ है तो 12:30 पर पहला बैच स्टार्ट होता है और उसके बाद में पूरा दिन मंडे बीता और मंडे की रात आई, जब मंडे की रात में 12 बजे तो लास्ट बैच वहीं पर खत्म होता है। तो कुल मिलाकर के ये 48 बैचेज। तो स्टार्ट कब होता है पहला बैच? रात के 12:30 बजे। लास्ट बैच कब चलता है? रात के 12 बजे खत्म होता है। ध्यान रखेंगे ये, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, आधे आधे घंटे के बैचेज होते हैं, टोटल 48 बैच होते हैं। अब जो इनके ऊपर चार्जेज लगाए जाते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस में, उसके बारे में डिस्कस करना है, लेकिन एक बार जो है जरा सा जो काम की बातें हैं उनको हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया था फ्रेंड्स। 2 ऑब्जेक्टिव थे, एक तो पेपर बेस्ड जो सिस्टम है उस पर जो है उस पर जो स्ट्रेस पड़ रहा था उसको, यानी कि जो चेक पर बहुत ज़्यादा जोर था, चेक और बैंक ड्राफ्ट, और उसको कम करना था। और दूसरा एक ऐसा एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाना था जिससे कि मतलब जो है फंड को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके। अब नेफ्ट सिस्टम में हमने बात की कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो कि इंडिविजुअल फर्म या कॉर्पोरेट जो इलेक्ट्रॉनिक फंड को एक बैंक की ब्रांच से दूसरे बैंक की ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेफ्ट में जो पैसों का सेटलमेंट होता है फ्रेंड्स वो DNS मेथड से होता है, यानी डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस पर होता है। इसमें जो ट्रांजेक्शन सेटल होती हैं बैचेज में होती हैं, पैसा पहले इकट्ठा होता है फिर सेटलमेंट होती है। अब किसी भी ब्रांच को अगर नेफ्ट करनी है तो वो नेफ्ट इनेबल्ड होनी चाहिए, अदरवाइज वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। उसके बाद में अगर कोई वॉक इन कस्टमर आता है जिसके पास अकाउंट नहीं है तो उसे, अगर कोई कस्टमर आता है जिसके पास अकाउंट नहीं है और वो नेफ्ट करना चाहता है तो उसे वॉक इन कस्टमर कहते हैं, और उसे पैसा डिपॉजिट करना होगा हमारे काउंटर पर, फिर हमारी ब्रांच उसे नेफ्ट कर सकती है। लेकिन लिमिट होती है कि 50,000 रुपये से कम ही ऐसा अगर आपको करना है तो 50,000 रुपये से कम, यानी कि 4999 इतने रुपए ही एक बार में आप भेज सकते हैं। हाउएवर इसमें कैश रेमिटेंस में रिस्ट्रिक्शन होती है कि मैक्सिमम लेस देन 50,000 पर ट्रांजैक्शन जो है लिमिट होती है वॉक इन कस्टमर के लिए। और ऐसे कस्टमर को अपनी सारी डिटेल शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो कस्टमर जो है मान लो उसका पैसा लौट आता है किसी वजह से तो उसको ट्रेस करना आसान हो जाता है। इसमें नेफ्ट में जो है ओरिजिनेटर जो होता है जो शुरुआत करता है रेमिटेंस की, इनिशिएट करता है ना, वो बिना बैंक अकाउंट रखे हुए भी इनिशिएट कर सकता है। यानी ओरिजिनेटर चाहे तो अगर उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी वो नेफ्ट करवा सकता है, लेकिन रिसीवर के केस में ऐसा नहीं होता। रिसीवर को अकाउंट होल्डर होना चाहिए तभी उसके खाते में पैसे पहुंचेंगे। अब नेफ्ट और आरटीजीएस में देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ना, एक जगह मैंने बताया है आपको, ये देखिए ज़रा सा कि नेफ्ट जो है वो DNS पर काम करता है, तो डेफर्ड नेट सेटलमेंट पर काम करता है। ये पैसे का सेटलमेंट कैसे होता है उसके बारे में है फ्रेंड्स। ओके, पैसे बैचेज में जाते हैं, ये डेफर्ड नेट सेटलमेंट उसके बारे में है। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर SFMS में बता रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स? ये वो चीज़ है कि नेफ्ट वास्तव में किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, नेफ्ट आपका किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, मैं उसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ। SFMS के केस में हम क्या करते हैं, जो नेफ्ट और आरटीजीएस में रेमिटेंस होता है फ्रेंड्स वो आपका SFMS यानी कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू होता है। इसके अलावा नेफ्ट के थ्रू हम इंडिया से नेपाल में पैसे भेज सकते हैं। ये सिर्फ 1 वे फैसिलिटी है, 2 वे नहीं होती है। याद रखेंगे कि इंडिया से पैसे नेपाल में ही भेजे जा सकते हैं, नेपाल से पैसे इंडिया में आते जरूर हैं पर वो नेफ्ट के थ्रू नहीं आते हैं, और इस फैसिलिटी को हम इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी कहते हैं।
याद रखने वाली बात और है कि नेफ्ट में कोई मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। कितना भी पैसा मिनिमम में भी भेज सकते हैं, कितना भी पैसा मैक्सिमम में भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैश बेस्ड रेमिटेंस करवाना है, नेफ्ट करवानी है, तो 50,000 से कम ही रुपए का ट्रांसफ़र किया सकता है, चाहे वो आपको इंडिया में ही रेमिटेंस करवाना हो विद इन इंडिया, और चाहे इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी के तहत करवाना हो। अब नेफ्ट सिस्टम क्या करता है, आपके जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है उसका फ़ायदा उठाता है। अब यहाँ पर मैंने समरी में देखा है, आपको लिखा हुआ है कि मिनिमम कितना रुपए जो है मिनिमम कितना रुपए भेज सकते हैं नेफ्ट के थ्रू, तो कोई लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। आधे आधे घंटे के बैचेज चलते हैं, दिन भर में कुल कितने बैच चलते हैं, तो फ्रेंड्स 24 घंटे में 48 बैच आधे आधे घंटे के चलते हैं। पहला बैच कब शुरू होता है, 12:30 बजे रात में। आखिरी बैच कब खत्म होता है, रात के 12 बजे खत्म होता है। फ्रेंड्स याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा प्रमोशन के एग्जाम में तो खास करके, और आपके CIB GIB में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो नेफ्ट जो हम करते हैं, कस्टमर से करवाते हैं, तो उस पर कितना चार्ज जो है बैंक ले सकता है। क्या इसकी कोई लिमिटेशन सेट कर रखी है RBI ने, या बैंक अपने मन के हिसाब से जितना चाहे 50 रुपये 100 रुपये वसूल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 तरीके की ट्रांजैक्शन होती है। पहली तो इनवर्ड ट्रांजैक्शन होती है, मतलब इनवर्ड ट्रांजैक्शन एट डेस्टिनेशन बैंक। ये एक कस्टमर है, इसने इस ब्रांच से पैसे दूसरे ब्रांच में भेजा है, B ब्रांच में भेजा है कस्टमर के अकाउंट में। तो जिस कस्टमर को पैसे जिस बैंक की ब्रांच में पैसे आए हैं उसको कोई चार्ज नहीं देना होता है। इनवर्ड ट्रांजैक्शन का कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। मतलब कहने का आप सोचिए, यहाँ पर भी स्कोप दिखता है। अगर बैंक चाहे तो मतलब मान लीजिए A बैंक ने पैसा भेजा है B बैंक को, तो अभी नियम यह है कि जब B बैंक पैसा रिसीव करेगा नेफ्ट के थ्रू, तो उसको कोई चार्ज, B बैंक को कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। चार्ज केवल जो बैंक भेजता है या जो कस्टमर भेजता है उसका बैंक ही पे करता है। B बैंक रिसीवर बैंक को कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। तो वही लिख रहा है कि इनवर्ड जो अंदर की तरफ पैसा आ रहा है, ट्रांजैक्शन एट डेस्टिनेशन बैंक, जहां पैसा पहुंचना है, अगर उस ब्रांच में पैसा पहुंचता है तो फ्री होता है। नो चार्ज टू बी लेविड ऑन बेनिफिशियरी पर कोई पैसा नहीं लगता है। अब आप सोचिए, मतलब ऐसा हो कि मतलब मेरा दोस्त मुझे 5,000 रुपये भेजे, और जब मेरे खाते में 5,000 रुपये आए तो बैंक उसमें से 10 रुपये ले लें, ये कह करके कि नेफ्ट के पैसे आपके आए हुए हैं, रिसीविंग चार्जेज आपको देने पड़ेंगे। तो स्कोप है, मतलब बैंक चाहे तो पैसा वसूल सकता है, लेकिन अभी के लिए ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। नेफ्ट में केवल ओरिजिनेटिंग बैंक को ही पैसा देना होता है, दूसरे ओरिजिनेटर कस्टमर को ही देना होता है, दूसरे कस्टमर को नहीं देना होता है। अब दूसरा है आउटवर्ड ट्रांजैक्शन एट ओरिजिनेटिंग बैंक। तो आउटवर्ड ट्रांजैक्शन हो रही, बाहर जा रहा है पैसा ओरिजिनेटिंग बैंक की तरफ से, तो कौन कौन से चार्जेज अप्लाई होते हैं फ्रेंड देखिए। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन अमाउंट मैंने लिखी है, और चार्जेज ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना चार्ज लगा सकते हो। तो फॉर ट्रांजैक्शन अप टू 10,000, तो अगर कोई कस्टमर 10,000 रुपये तक का जो है नेफ्ट करता है, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये और प्लस GST उसके ऊपर चार्ज लगा सकते हैं। 10,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये तक, 10,000 से ज़्यादा और 1,00,000 रुपये तक का अगर पैसा नेफ्ट करता है तो 5 रुपये तक का, अप टू है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना चार्ज लगा सकता है, अप टू 5 रुपये प्लस GST। आप दिमाग में वैसे ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, GST तो हर जगह लगेगी ही लगेगी। बस यहाँ याद रखने वाली बात है कि 2.5 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये और 25 रुपये है। ठीक है, तो 10,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन होगी तो 2.5 रुपये ले सकता है। 10,000 से ज़्यादा और 1,00,000 रुपये तक है तो 5 रुपये ले सकता है। 1,00,000 से ज़्यादा और 2,00,000 तक है तो 15 रुपये लेता है। और अगर 2,00,000 रुपये से ऊपर चाहे जितना भी पैसा हो उस पर 25 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है, प्लस GST आप अपने दिमाग में मान करके चलेंगे फ्रेंड। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि अगर कोई कस्टमर आपके पास नेफ्ट करने आता है, ओरिजिनेट करता है ट्रांजेक्शन को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना जो है पैसा उस पर चार्ज लगा सकते हैं। तो 10,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन करने पर 10,000 रुपये तक का नेफ्ट अगर ब्रांच से करवाता है आपसे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 रुपये प्लस GST ले सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा और 1,00,000 तक यानी 50,000, 60,000, 70,000 करवाता है तो 5 रुपये प्लस GST ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अंदर 1,00,000 से ज़्यादा और 2,00,000 तक है यानी 1.5 लाख, 1,60,000, 1,70,000, तो आप 15 रुपये प्लस GST लगा सकते हैं। और 2,00,000 से ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये का ही लगा सकते हैं। यहाँ पर 2,00,000 से ऊपर फिर आगे कोई लिमिटेशन नहीं है फ्रेंड, क्योंकि आपको याद होगा कि 2,00,000 से ऊपर RTGS का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इसी जगह पर इसे रोक दिया गया है कि 2,00,000 से ऊपर जितना भी पैसा भेजेगा उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये प्लस GST का ही मतलब जो है चार्ज लगा सकते हैं। तो ये बात हमने यहाँ पर समझ ली फ्रेंड्स कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ने डिसाइड कर रखा है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपये चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से।
अब जैसे हमने जितनी बातें पढ़ी फ्रेंड्स, हो सकता है इसमें से आपने काफ़ी सारी बातें जानी हो, जानते रहे, हो सकता है ये नई चीज़ हो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये बात नहीं हो। ज़्यादातर चीज़ें हम नेफ्ट में जान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार वॉक थ्रू कर लेना अच्छा रहता है फ्रेंड्स। ओके, अब एक नई बात एकदम मेरे ख्याल से शायद ही पता हो, अगर आपने पहले पढ़ी ना हो, तो नेफ्ट ट्रांजेक्शन चार्जेज लगते हैं बैंकों के ऊपर। जो बैंक ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट करता है फ्रेंड्स, उसको 25 पैसे देने पड़ते हैं पर ट्रांजेक्शन। क्लियरिंग हाउस को भी 25 पैसे देने पड़ते हैं और डेस्टिनेशन बैंक को भी 25 पैसे देने पड़ते हैं एज ए सर्विस चार्ज। ध्यान रखेंगे कि जो ओरिजिनेटिंग बैंक होता है, मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेफ्ट की 50,000 रुपये की, ठीक है, और ये गया जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में मान लेते हैं, तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 25 पैसे देने पड़ेंगे, किसको, पर ट्रांजेक्शन वाइज बता रहा हूँ, क्लियरिंग हाउस को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लियरिंग हाउस है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसको 25 पैसे देने पड़ेंगे, और 25 पैसे बैंक ऑफ बड़ौदा को भी देने पड़ेंगे जो इनका डेस्टिनेशन बैंक है। ये सर्विस चार्ज होता है, और ये चार्ज जो है कस्टमर के ऊपर पास नहीं किया सकता है। ध्यान रखेंगे, इस चार्ज को बैंक कस्टमर से नहीं वसूल सकता है, बैंक को ही पे करना पड़ता है। हाउएवर दी चार्जेस कैन नॉट बी पास्ड ऑन द कस्टमर बाई बैंक। तो बैंक जो है कस्टमर के ऊपर इस चार्ज को पास नहीं कर सकते हैं। अब नेफ्ट जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं उसका सेटलमेंट टाइमिंग क्या होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे B+2 होता है। बी फॉर बैच होता है, बैच प्लस 2 घंटे का टाइमिंग लिया जाता है नेफ्ट की ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए। यानी कि बेनिफिशियरी एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसके खाते में नेफ्ट करने के 2 घंटे बाद जो है ना, पैसे आ सकते हैं। लेकिन नेफ्ट करने के 2 घंटे बाद नहीं होता है, जिस बैच में ट्रांजेक्शन सेटल हुई है उससे 2 घंटे बाद आता है फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए, जैसे मान लीजिए 12:01 पे आपने ट्रांजेक्शन की, ठीक है, और आपका पैसा जो है सेटल हुआ 12:30 वाले बैच में, तो इसमें 2 घंटे जोड़ लीजिए आप, हो जाएगा 2:30 बज जाएंगे। तो 2:30 बजे के आसपास तक पैसे आपके आ जाने चाहिए। और मान लीजिए 12:30 वाले बैच में ना सेटल हो करके 12:01 पर आपने किया, और आपका पैसा 1 बजे वाले बैच में अगर सेटल होता है, तो 1 बजे वाले बैच से 2 घंटे और जोड़ लीजिए, यानी 3 बजे तक आपका पैसा आपको मिल सकता है। तो यही होता है नेफ्ट ट्रांजेक्शन सेटलमेंट का टाइमिंग क्या होता है। तो B+2 का कॉन्सेप्ट चलता है फ्रेंड, बैच प्लस 2 आवर्स, यानी जितने बजे बैच सेटल होगा, जिस बैच में आपका पैसा सेटल होगा, उससे 2 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर के खाते में पैसे आ जाने चाहिए। अब मान लीजिए कि नेफ्ट जो अमाउंट है वो 2 घंटे में क्रेडिट नहीं होती है, तो क्या करना होता है बैंक को। तो बैंक अगर मान लीजिए 2 घंटे में क्रेडिट नहीं होता है, तो पैसा वापस करना पड़ जाता है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अफोर्ड क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी फॉर वट एवर रीजन, जो भी कारण हो कि हम पैसा उसके खाते में नहीं डाल सकते हैं, डेस्टिनेशन बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न द ट्रांजेक्शन। तो डेस्टिनेशन बैंक, जिस बैंक के खाते में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने पैसा भेजा था, तो अब यहाँ पर BOB की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो रिटर्न कर दे उस ट्रांजेक्शन को विद इन 2 आवर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बैच इन हुई ट्रांजेक्शन वाज प्रोसेस। तो जिस बैच में ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुई थी, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट होने के अंदर अंदर में ही, है ना, पैसा वापस कर देना होता है। यानी या तो 2 घंटे के अंदर में कस्टमर के खाते में पैसे डाल दीजिए, और अगर आप 2 घंटे में पैसे नहीं डाल सकते हैं तो कस्टमर के पैसे उसको वापस कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में इफ़ नेफ्ट अमाउंट सक्सेसफुली क्रेडिट हो जाती है, तो अगर नेफ्ट अमाउंट सक्सेसफुली क्रेडिट हो जाती है, तो जिस बैंक ने जो है ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट किया था, उसको चाहिए कि वो एक SMS या ईमेल के थ्रू कस्टमर को इंटीमेट कर दे, ओरिजिनेटिंग बैंक को बता दे कि जो है आपका पैसा हमने जो नेफ्ट किया था वो हमने सेटल कर दिया हुआ है। ये चीज़ होती है। इफ़ नेफ्ट अमाउंट गेट सक्सेसफुली क्रेडिटेड, तो अगर नेफ्ट अमाउंट सक्सेसफुली क्रेडिट हो जाती है बेनिफिशियरी के अकाउंट में, तो बैंक जिसने ओरिजिनेट किया था ट्रांजेक्शन को, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक कन्फर्मेशन भेजेगा ओरिजिनेटिंग कस्टमर को SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू, ये बताते हुए कि उसका क्रेडिट जो जिस खाते में होना चाहिए था वो हो गया है। उसमें वो डेट और टाइम भी क्रेडिट की मेंशन कर देगा। फॉर दिस पर्पज, इसी उद्देश्य के लिए रेमिटर नीड, मतलब जो कस्टमर पैसा भेजने आता है उसको चाहिए कि अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ब्रांच पर ट्रांजेक्शन को ओरिजिनेट करते समय जरूर दे करके जाए, ताकि उसको एक कंफर्मेशन बैंक भेज सके। ट्रैकिंग ऑफ नेफ्ट ट्रांजेक्शन, अब मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन की है कस्टमर ने, और वो चाहता है कि उसको ट्रैक करे कि कहाँ पहुँची है, क्या हमारे कस्टमर के खाते, मतलब जिसको पहुँचना था वहाँ पहुँची है या नहीं पहुँची है, क्या स्टेटस है, इस बात को जानना अगर चाहता है तो इसी ट्रैकिंग के पर्पज से, तो रेमिटर कैन ट्रैक द नेफ्ट ट्रांजेक्शन थ्रू ओरिजिनेटिंग बैंक ब्रांच। तो वो उसे क्या करना होगा, जिस ब्रांच से उसने पैसा भेजा था, नेफ्ट किया था, वहाँ चला जाए, या फिर कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर जो CFC होती हैं, मतलब अपना जो ये होते हैं, जो अपना BC एजेंट वगैरह होते हैं, या फिर जो है हमारे ग्राहक सेवा केंद्र वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी जा करके यूजिंग UTR नंबर, UTR होता है यूनिक
ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है फ्रेंड्स आपका, ठीक है। इसको यूज करके प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द फंड्स, इसको यूज करके जो है ट्रैक कर सकता है कि नेफ्ट कहाँ पहुंची है। तो ध्यान रखेंगे कि हमें यह पता करना हो कि नेफ्ट का स्टेटस क्या है, तो कौन सा नंबर यूज होता है फ्रेंड, तो यूटीआर नंबर यूज होता है। और यूटीआर नंबर का फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। और नेफ्ट के लिए यूटीआर नंबर 16 डिजिट का होता है और आरटीजीएस के लिए यूटीआर नंबर 22 डिजिट का होता है। ये बात याद रखने वाली होती है। तो अगर नेफ्ट को ट्रैक करना है तो हमें कौन सा नंबर चाहिए फ्रेंड्स, यूटीआर नंबर चाहिए। यूटीआर नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। ये हम ब्रांचों में अक्सर यूज करते रहते हैं फ्रेंड्स, ओके। यूटीआर जो नेफ्ट के लिए होती है कितने डिजिट की होती है फ्रेंड, आइडली 16 डिजिट की होती है और आरटीजीएस के लिए ये 22 डिजिट की होती है। पेनाल्टी इन केस ऑफ डिले, अब डिले हो जाता है, अगर मान लीजिए आपसे पैसा आप नहीं पहुंचा पाते हैं तो उस केस में पेनल्टी कितनी लगेगी, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है फ्रेंड्स, ओके। तो इफ नेफ्ट ट्रांजैक्शन इज नॉट क्रेडिटेड आर रिटर्न विद इन, अगर नेफ्ट की ट्रांजैक्शन जो है कस्टमर के खाते में 2 घंटे में सेटलमेंट के अंदर में नहीं क्रेडिट होती है या वापस नहीं लौट आती है जितना टाइम डिसाइड हुआ है, तो पेनाल्टी लगेगी, जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस अफेक्टेड कस्टमर को। तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पे पेनल इंटरेस्ट एट द करंट आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का जो रेपो रेट है उस पर 2% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए 2 घंटे में आपने कस्टमर को पैसे देने थे और आपका पैसा जो है 3 दिन तक नहीं पहुंचता है, तो जो रेपो रेट है, ठीक है, रेपो रेट का 2% ज़्यादा, मान लीजिए रेपो रेट अगर 4% चल रहा है तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगले जो 3 दिन आपने डिले किया है उतने दिन का आपको कैलकुलेट करके देना पड़ता है। तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पे पेनल इंटरेस्ट एट करंट आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो रेट प्लस 2% के हिसाब से, आर रेपो रेट प्लस 2% फॉर द पीरियड ऑफ डिले टिल द डेट ऑफ रिफंड, है ना, जितना समय डिले हुआ है उसके लिए या जितने दिन में पैसा वापस आता है ना। कई बार पैसा नहीं डिपॉजिट हुआ उसके खाते में, वापस भी आ जाता है, तो उस केस में अगर आपने डिले किया है तो डिले के लिए या फिर रिफंड नहीं कर, जितने दिन में आप रिफंड करेंगे उतने दिन के लिए कस्टमर जितना अफेक्ट हुआ है उतने स्पेसिफिक बिना मतलब जो है आपको कस्टमर को पैसा देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और इसके लिए हमें वेट नहीं करना होता है, बैंक को वेट नहीं करना होगा कि कस्टमर जो है हमारे पास आकर के कंप्लेंट करे तभी हमें उसको जो है पेनल इंटरेस्ट देना है, पेनल्टी देनी है, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर चाहे हमारे पास कंप्लेंट लॉन्च करे या ना करे, हमको उसको पैसा दे देना होता है फ्रेंड्स, ओके। तो इसी के साथ में ये काफ़ी सारी बातें हमने समझ ली फ्रेंड्स। अभी हमने देखिए अभी हमने क्या नहीं समझा है कि नेफ्ट कैसे काम करता है, वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो एक बार फिर से ये देख लीजिए, अगर इनवर्ड पैसा आ रहा है, जिस ब्रांच में पैसा जाता है नेफ्ट का, उसको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, फ्री ऑफ कास्ट होता है। जिस कस्टमर को पैसे मिलने हैं उसको कोई चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन जो पैसा भेजता है, जो बैंक कस्टमर का पैसा भेजता है, नेफ्ट करता है, तो वो कितना ट्रांजैक्शन चार्ज लगा सकता है, नेफ्ट चार्जेस कितना वसूल सकता है, उसकी एक लिमिट सेट की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगर आप 10,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन करते हैं तो 2.5 रुपये प्लस जीएसटी तक का वसूल सकते हैं। 10,000 से 1 लाख रुपए में 5 रुपये का आप ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। बैंक चाहे तो 4 रुपये 3 रुपये भी ले सकता है। और अगर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 15 रुपये तक का ट्रांजेक्शन चार्ज लेना होता है। और अगर 2 लाख से ऊपर बैंक मतलब कस्टमर नेफ्ट करता है तो 25 रुपये प्लस जीएसटी तक आप वसूल सकते हैं। इसके अलावा जो ओरिजिनेटिंग बैंक होता है उसको 25 पैसा देना होता है क्लियरिंग हाउस का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और 25 पैसा देना होता है डेस्टिनेशन बैंक को। और ये पैसा जो है, ये जो चार्ज है, इसको कस्टमर से नहीं वसूला जा सकता है। नेफ्ट की जो ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट टाइमिंग होता है वो B+2 होता है, यानी जिस बैच में पैसा सेटल होता है उससे 2 घंटे बाद में, 2 घंटे के अंदर अंदर पैसा कस्टमर के अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। अगर नेफ्ट जो है अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में 2 घंटे में क्रेडिट नहीं होती है तो उस पैसे को वापस उस कस्टमर के खाते में 2 घंटे के अंदर अंदर ही वापस डाल देना चाहिए। अगर नेफ्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो जिस बैंक ने ट्रांजैक्शन को ओरिजिनेट किया था, ओरिजिनेटिंग बैंक को चाहिए कि एक SMS या ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन उस ओरिजिनेटिंग कस्टमर को भेजे जिसने नेफ्ट करवाई थी, उसको ये कंफर्मेशन भेज दे कि पैसा क्रेडिट हो गया है कस्टमर के बेनिफिशियरी के खाते में, और ये बात भी मेंशन कर दे कि किस डेट और किस टाइम पर ये पैसा सेटल हुआ है। इसी उद्देश्य से जो कस्टमर अगर नेफ्ट इनिशिएट करवाता है तो उसको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ब्रांच में दे देना चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि नेफ्ट ट्रांजैक्शन को आप जो है ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए UTR नंबर की आपको जरूरत होती है। UTR का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। ये सभी बैंकों के लिए सेम होता है। नेफ्ट के लिए 16 डिजिट का UTR नंबर होता है, RTGS के लिए 22 डिजिट का UTR नंबर होता है। अगर ये UTR नंबर है तो बैंक की ब्रांचों से हम ट्रांजेक्शन को मतलब नेफ्ट की ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 घंटे के अंदर में जो नियम होता है कि मतलब बैच
बैच जिस बैच में पैसा सेटल हो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर में पैसा कस्टमर के खाते में पहुंच जाना चाहिए। अगर ना पहुंच पाए किसी वजह से तो उसे वापस मिल जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते हैं, मतलब पैसा या तो उसका मतलब आपने डिले किया, 6 घंटे बाद खाता में पैसा डाला, 10 घंटे बाद पैसे डाला, या फिर जब रिटर्न करना हुआ तो 10 दिन बाद रिटर्न किया है, तो उस केस में आपको रेपो रेट प्लस 2% जो है चार्ज लगता है। रेपो रेट प्लस 2% जो है पेनाल्टी लगती है। इतना पैसा कस्टमर को देना पड़ता है इंटरेस्ट के तौर पर। जितना भी रुपए है, मान लीजिए 2 लाख रुपए उसने भेजे तो 2 लाख रुपए पर जो भी मान लीजिए रेपो रेट 4% है तो 6%, 2 लाख का 6%, 2-3 दिन के लिए जितना भी आपने डिले किया उतना पैसा पे करना पड़ता है। और इसके लिए बैंकों को वेट नहीं करना होता है कि कस्टमर जो है कंप्लेंट लॉन्च करे तभी हमको उसको पेनाल्टी देनी, ऐसा नहीं करना होता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। होप है कि आप लोगों को नेफ्ट के बारे में काफ़ी सारी डिटेल में जानकारी मिली होगी। अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कैसे कैसे नेफ्ट इनिशिएट होता है। पहले हमारी ब्रांच होती है, ब्रांच से पैसा जाता है उनके हेड ऑफिस में, बैंक उस बैंक के हेड ऑफिस में, उस बैंक के हेड ऑफिस से फिर जाता है आपका क्लियरिंग सेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेल से फिर जो है हेड ऑफिस आता है दूसरे बैंक के, और फिर वो फाइनली उस ब्रांच में जाकर के उस कस्टमर के खाते में जाता है। तो ये पूरा स्टेप कैसे, पांचों स्टेप कैसे होते हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, कैसे कैसे चलता है, ये पूरी डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।